वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र। स्वागत करता हूं विद्या एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना, जो है कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान का पाठ क्रमांक 2। तो यह पाठ बहुत ही सरल है, लेकिन कई बच्चों को यह कठिन लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मैथमेटिकल इक्वेशन आते हैं और ऐसा लगता है कि ये क्या हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि क्या। तो मेरी कोशिश यह रहेगी कि इस पाठ को मैं आपके लिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके सरल बना सकूँ। कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान के अलग से एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें सारे पार्ट का आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर से देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। परमाणु की संरचना, तो इस चैप्टर के जो हेडिंग है, टॉपिक है, उसी से हमें समझ में आता है कि हमें क्या पढ़ना है, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ना है। तो एक परमाणु जिसे बचपन में हम इमेजिन करते हैं कि लगभग वो गोल जैसा होता है, बीच में उसका नाभिक होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है कि असलियत में ये होता कैसे है, कैसे कैसे यहाँ आता गया और किस किस प्रकार की इसकी संरचना और मॉडल जो है आती गई, ठीक है। तो चैप्टर में सबसे पहला थॉट से एक शुरुआत होता है। विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में प्रचुर विविधता उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथरेखित होती है। अर्थात हम अलग अलग प्रकार के जितने भी तत्व देखते हैं, सबका क्या रहता है, गुण अलग अलग रहता है। वो किस कारण से होता है, क्योंकि उनके परमाणु के अंदर में जो आंतरिक संरचना है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था है, वह क्या है, भिन्न भिन्न है। इसीलिए सारे जो तत्व हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आप जितना भी तत्व ले लें, सब आपस में एक दूसरे से कैसे रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सुविचार से शुरुआत करते हैं। व्हेन वी थिंक वी नो वी सीज टू लर्न, किनके द्वारा बोला गया है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। वहाँ क्या बोलते हैं, जब हमें लगता है कि हम जानते हैं, हमें आता है, तब हम कुछ सीखने की जो अपॉर्चुनिटी है, एक संभावना है, उसको क्या करते हैं, खो देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको इस चैप्टर में पढ़ते हुए हमको यह सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करना है। पहले से जो आप जानते हो उस चीज़ को आप अप्लाई मत करो। इस चैप्टर में जो भी बताया जा रहा है आप उसे सीखने की क्या करें, कोशिश करें। तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो है परमाणु की कहानी। तो ये परमाणु जो है, नाम कहाँ से आया है, तो परमाणु या एटम जो है ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो अर्थात न काटे जाने वाला या अनकटेबल या अविभाज्य होता है। मतलब ये जो एटम शब्द है, इसका मतलब है कि जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते और जिसको ना ही काट सकते। तो पहले क्या था, पहले कल्पना थी कि पदार्थ जो है कैसे बनता होगा। तो लोग कल्पना करते रहे कि छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता होगा, कोई भी पदार्थ जो है बनता होगा। तो ये खाली कल्पना पे आधारित था और ये छोटे छोटे कणों को ही क्या बोला गया था, परमाणु बोला गया था। और ये ऐसे कण थे जिनको ना ही हम काट सकते थे, ना ही उसे बांट सकते थे। तो आगे हम देखते हैं कि 1818 में जॉन डाल्टन नामक व्यक्ति ने परमाणु का सिद्धांत दिया, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि परमाणु ही पदार्थ का क्या है, मूल कण है। मतलब दुनिया का हर एक पदार्थ किससे बना हुआ, परमाणुओं से। तो फिर से ये पुरानी चीज को फिर से ये अपने नए थ्योरी के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो डाल्टन ने बोला उनके हिसाब से क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, गुणित अनुपात का नियम, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, उनकी सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकता था। मतलब ये जो सिद्धांत है, ये क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सफल है, लेकिन और कई प्रयोग हम करते हैं तो उसको प्रयोग के परिणाम क्या होते हैं, हमको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता है, या तो हमारे प्रयोग क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, हमारे हिसाब से नहीं आते। तो अब चीज़ों की खोज चालू होती है कि हम विफल क्यों हो रहे हैं, और ये पूरे पार्ट में उन्हीं खोजों का क्या है, स्टोरी है। तो एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह इस पार्ट को पढ़ना है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अपरमाणविक कणों की खोज। जैसे कि हमें तो इतना पता ही है कि परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो उनके अंदर में रहने वाली चीज़ों का खोज कैसे हुआ, ठीक है। तो 1830 के आसपास हम देखते हैं कि माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया जिसे कैथोड किरण नलिका बोला जाता है। कैथोड किरण नलिका का एक स्ट्रक्चर होता है, जो चैप्टर जो बुक में हमारे लिखा हुआ है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉन मतलब ये किसका रहता है, कोई भी धातु का रहता है, और ऐसा एक बॉक्स लिया जाता है। इस बॉक्स में होता क्या है कि एक निर्वात लगाते हैं और निर्वात से सारी हवा को क्या कर लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं। मतलब इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें खाली है, इधर इलेक्ट्रॉड है, इधर भी इलेक्ट्रॉड है। तो जो माइनस साइड रहता है उसको हम कैथोड नाम देते हैं, जो प्लस साइड रहता है उसे एनोड नाम देते हैं। और यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज वाली बैटरी क्या की जाती है, कनेक्ट की जाती है, ठीक। तो जब ये प्रैक्टिकल की शुरुआत होती है तो हमें कुछ कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती है, या कुछ चीज़ों को हम नोटिस करते हैं। जैसे कैथोड किरण कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है। मतलब ये जैसे हमारा कैथोड है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से कुछ किरण निकल रहा है, जो किधर जा रहा है, एनोड की ओर जाते जा रहा है। तो ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को गैस तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये किरणें जो होती है, इतनी फाइन लाइन है कि इसे हम देख नहीं सकते आंखों से। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे चीज लगाना पड़ेगा जिनसे टकराने पर ये क्या लगे, चमकने लगे, और तब हमें पता चला कि हाँ कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, उसका नाम है स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त। तो
हम इसका फार्मूला ऐसे ZnS ऐसा करके लिखते हैं, मतलब जिंक सल्फाइड जो रहता है उसको क्या करते हैं, इस ओर लगाते हैं। तो ये जब नलिका जाके उससे टकराएगा तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा लाइट चमकेगा और हमें पता चलता है कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आ रही है और इधर टकरा रही है। ठीक, तो पहला क्या है कि कैथोड किरण जो है, कैथोड से कुछ किरणें निकल रही है, वो कैथोड से आरंभ होकर कहाँ जा रही है, एनोड की ओर जा रही है। ठीक, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन एनोड के पीछे हम क्या करते हैं, एक पर्दा लगाते हैं जिसको प्रतिदीप बोला जाता है, जो ZnS से बनता है, और जब वो टकराता है तो चमकता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ कैथोड किरण जैसा कुछ तो निकल रहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये क्या है, सीधा सीधा चल रहा है। तो हमें कैसे पता चला कि सीधा चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, तो ये क्या होगा, या तो उधर आकर्षित होगा या तो इधर प्रतिकर्षित होगा। तो जब हम, इसका मतलब है कि जब हम क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो ये क्या होता है, सीधे सीधे चलता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरण का व्यवहार ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक है तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, आकर्षण होने लगेगी। ठीक है, जैसे हम सबको पता है प्लस और माइनस जब होता है तो वह क्या करता है, आकर्षित करता है, और माइनस माइनस जब होता है या एक ही प्रकार का साइन जब प्लस प्लस होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो धनात्मक चिन्ह या धनात्मक विद्युत देने से क्या हो रहा है, ये आकर्षित हो रहा है। तो हमें ये पता चला कि हाँ ये जो चीज है ये क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, पांचवा हम देखते हैं कि कैथोड किरण के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। मतलब यह है कि यहाँ पे जो लगने वाला इलेक्ट्रोड है इधर और इधर भी, इनकी प्रकृति पर ये निर्भर नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा एक समान मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अब जो भी हमको ये जो कण मिल रहा है वो क्या है, मूलभूत कण है, क्योंकि अगर ये मूलभूत नहीं होगा तो इनको बदलने से क्या होगा, इलेक्ट्रोड को बदलने से ये चीजें बदलने लगेगी, लेकिन नहीं बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यही मूलभूत है। और इसी ऋणावेशित मूलभूत चीज को क्या बोला गया है, ऋणावेशित मूलभूत चीज को इलेक्ट्रॉन बोला गया है। तो उपरोक्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के क्या होते हैं, मूल घटक होते हैं। जिसका ऋणावेशित आवेश होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन ये आवेश होता कितना है, उसका द्रव्यमान होता कितना है। तो हमें क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान याद करना है, लेकिन हमें उससे भी पहले क्या मिल गया, इसका आवेश और द्रव्यमान का अनुपात मिल गया। मतलब आवेश जितना था और उसके बटे क्या किया हमने, अनुपात की, तो इसका हमें क्या मिल गया, वैल्यू जो है मिल गया। तो ये किनके द्वारा निकाला गया है, थॉमसन के द्वारा निकाला गया है। तो देखिए दोस्तों, फिर से एक बार बता देता हूँ, इस चैप्टर में काफी सारे प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि चीजों को खोजा जा रहा है। तो अगर कोई सिद्धांत हम बनाते हैं या किसी चीज की हम खोज करते हैं तो उनमें प्रैक्टिकल होते हैं। तो बार बार जो प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं और उसकी कहानी है वो आती रहेंगी, लेकिन आपको इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में लेना है। ठीक है, तो थॉमसन है जिन्होंने क्या कहा है कि केवल विद्युत या केवल चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलन की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो जैसे कोई भी विद्युत क्षेत्र है या कोई चुंबकीय क्षेत्र है और आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो अपने पथ जिस पर वो चलते हैं उसमें किस प्रकार से चल रहे हैं, ये किन बातों पर निर्भर कर रही है, इसको बताया जा रहा है। तो जैसे कण पे ऋणावेशित मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अन्योन्य क्रिया क्या है, बढ़ जाती है। तो जैसे ये ऋणावेशित कण है, आपका इलेक्ट्रॉन है, उसका मान अगर अधिक हो गया, ठीक है, तो जो क्रिया करेगा विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों के साथ आकर्षण या जो प्रतिकर्षण होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कण का द्रव्यमान हल्का होने से विचलन क्या होता है, अधिक होता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक गुब्बारा है और एक टेनिस की बॉल है। अगर आप गुब्बारे को फूंक मारते हैं तो वो बहुत दूर तक क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और टेनिस की बॉल थोड़ी सी अपने ही जगह पे थोड़ा सा हिलेगा। तो ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर कण का द्रव्यमान हल्का हो गया तो विचलन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रोडों पर वोल्टता अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का मूल पथ से विचलन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे आप विद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है उसको अगर बढ़ा देते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने करंट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो अब विचलन है, इसका आकर्षण या जो प्रतिकर्षण है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि एक विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लिया और वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो अब इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिए तो वो क्या होंगे, या तो आकर्षित होंगे, ठीक है, और या क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो दूरी वगैरह होगा उसको नाप के इन्होंने क्या किया, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाला है, जिसे E/me, यहाँ पे E क्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और me क्या है, उसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो इन्होंने E/me का क्या निकाला है, मान निकाला है। तो ये मान हमको क्या करना है, जस्ट याद रखना है। मुझे नहीं लगता कि चैप्टर में इसके बारे में या इसकी वैल्यू को पूछा जा सकता है। तो आगे देखते हैं। अब हमने आवेश और द्रव्यमान का तो अनुपात निकाल लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का आवेश कैसे निकाला, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रयोग किया है A.R. मिल्टन ने, और इनके प्रयोग को तेल बूंद का प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, तेल बूंद के प्रयोग से इन्होंने एक रिजल्ट लेके आते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या है बताते हैं। तो इन्होंने क्या निकाल दिया यहाँ से
इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला। तो इन्होंने अपना प्रयोग किस प्रकार से किया है, तो कुछ तेल के जो कण थे उनको क्या किया, इन्होंने फुहारे के रूप में छोड़ा, और यहाँ पे क्या है, अब ये जो तेल के जो कण हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे इस छोटे से छिद्र में से होके क्या होंगे, यहाँ पे गिरेंगे। ठीक है, तो गिरने से क्या लगेगा, इनको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, इसके आवेश की गणना करी है। हाँ, दूसरा चीज इन्होंने और किया है कि अपना जो विद्युत क्षेत्र था उसको बढ़ा के या घटा के इनके गिरने की जो दर है उसको क्या किया है, नियंत्रित किया है। जैसे कि आपने किसी मूवी में ऐसा देखा होगा कि लोहे की एक चीज है वो हवा में लटकते रहती है। ठीक है, तो वो किस कारण से लटकती है, शायद नीचे कोई ऐसा चुंबक है जो उसको क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। ठीक है, आपने अगर एक कहानी सुनी होगी तो जैसे हमारा एक गुजरात में है एक सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर की कहानी ऐसी थी कि वहाँ पे कुछ धातु का एक बना हुआ प्लेट का एक डिजाइन जो था वो हवा में लटका हुआ था। उसका कारण यही था कि उस दीवार के चारों ओर क्या लगाया गया था, उस दीवार के चारों ओर चुंबक लगाया गया था। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन तेल की बूंदों को नियंत्रित कर सकते हैं। बहरहाल हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ए.आर. मिल्कर ने एक्सपेरिमेंट किया है और उसका आवेश जो आया है वो इतना आया है। तो इस आवेश को हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब आपको आवेश और द्रव्यमान के अनुपात पता है, अब आपको सेपरेट आवेश भी पता चल गया है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसका द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का वजन भी क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का वजन होता है वो इतना होता है। तो दो चीजें जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है याद करना है, एक तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और दूसरा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किस प्रकार से निकाला गया है याद है तो ठीक, नहीं याद है तो भी ठीक, आपको आवेश को और द्रव्यमान को याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। तो जैसे कैथोड किरण नलिका से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, वैसे ही वहां से प्रोटॉन की भी खोज होती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या था, इधर कैथोड था माइनस साइड और इधर क्या था, प्लस साइड एनोड था। तो जैसे माइनस साइड से प्लस साइड में कुछ किरणें निकल रही थी, वैसे ही प्लस साइड से माइनस साइड में भी क्या हो रहा था, कुछ किरणें जा रहा था। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम अब पर्दा लगाएंगे तो हमको पता चलेगा। जैसे इधर माइनस वाला पता चल गया था वैसे ही इधर प्लस वाला जो है वो भी पता चलेगा, या धनात्मक किरण जो है वो भी पता चलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें नोटिस करते हैं, वो क्या है कि कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर कर सकता है। ये साधारणतः धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, पहले हमने इलेक्ट्रॉन वाले में ये पढ़ा था कि जो ऋणावेशित किरणें हैं उनमें जो कण है वो गैस की प्रकृति पर क्या है, निर्भर नहीं है, इसीलिए क्या है वो मूल तत्व है। लेकिन यहाँ पे अब जो धनावेशित किरणें निकल रही हैं वो क्या कर रही हैं, गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रही है। इसलिए अब जो भी धनात्मक चीज आ रहा है ये क्या है, मूलभूत नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं अभी सिर्फ इस प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे ऋणावेशित कण जो आते थे या ऋणावेशित किरण जो आता था उसका व्यवहार एक जैसा रहता था, इसीलिए उनको मूल कहा गया है। जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूल कहा गया है। लेकिन यहाँ पे अब जो धनावेशित किरण है वो मूल नहीं है। आगे देखते हैं, कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होते हैं। तो जैसे हमने वहां पे E/m निकाला था, ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे धनावेशित कण के लिए निकालें तो वो किस पे निर्भर कर रहा है, गैस पे निर्भर कर रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था। कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के क्या होते हैं, गुणक होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ धनावेशित कण मान लो कि Q है, तो कुछ और है जो क्या है 2Q है, कुछ है जो क्या है 3Q है, कुछ है जो क्या है 4Q है। इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, वो गुणांक जैसे प्रदर्शित हो रहे हैं। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार जो है इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण द्वारा प्रेक्षित व्यवहार के क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो जैसे वो ऋणात्मक व्यवहार दिखा रहा था, ये क्या है, धनात्मक व्यवहार दिखा रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि धनावेशित वाली कुछ चीजें होती है तो और गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमने अलग अलग चीजों का अब नापा, जैसे हाइड्रोजन का देखा होगा, ऑक्सीजन का देखा होगा, क्लोरीन का देखा, फ्लोरीन का देखा, जितने तत्व हमारे पास थे सबको बदल बदल कर देखते हैं। तो हमें सबसे हल्का धनायन किसका प्राप्त होता है, हाइड्रोजन का प्राप्त होता है, और उसे ही क्या कहा गया है, प्रोटॉन कहा गया है। तो इस प्रैक्टिकल से हमने धनावेशित किरणों की खोज की और जो सबसे हल्का था उसे ही क्या नाम दिया गया है, प्रोटॉन नाम दिया गया है। ठीक है, तो प्रोटॉन किसमें होता है, हाइड्रोजन में होता है, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद परमाणु में एक वैद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस की गई। तो जैसे जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो क्या है, ऋणात्मक है, और प्रोटॉन क्या है, धनात्मक है। तो इन्हीं के साथ एक ऐसे कण की जरूरत महसूस की गई जिसका जो मान है वो क्या है, उदासीन है, या तो वो धन ऋण है या तो वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इस कण की खोज किसने की, चार्डविक ने। तो एग्जाम में आता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चार्डविक ने की। उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से की। ठीक है, तो अल्फा कण जो होता है वो अल्फा कण हम आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है अल्फा कण, जब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से इन्होंने क्या किया है, न्यूट्रॉन का खोज किया है, जो कि क्या होता है, प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक होता है उसका भार। ठीक है, तो इसलिए आप आगे चल के जब परमाणु द्रव्यमान पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से देखेंगे। लेकिन इसका जो भार होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, अधिक होता है।
ठीक है, और उन्होंने ही इस कण को क्या कहा गया है, न्यूट्रॉन का है। तो ये होते कैसे हैं, ये उदासीन होते हैं। आगे देखते हैं, तो ये जो टेबल है यही हमको याद करना है। अभी तक के स्टोरी में इतनी चीज़ें क्या है, हमारे काम की है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह है छोटा ही, और उसका आवेश, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये अगर याद हो जाएगा तो प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, इसके आवेश का जस्ट उल्टा होता है, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, 0 होता है। तो प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं, न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं, ठीक है। सापेक्ष आवेश क्या है, सापेक्ष आवेश है मतलब तुलना करते हैं, तो इसका जैसे 0 है, इसका +1 है, इसका -1 है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल हो जाता है, बट हमारे लिए मेन काम की चीज़ क्या है, ये है। और इतना लंबा भी याद नहीं रखना है हमको, प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए ये याद रखना है, कभी हमको काउंट करना है तो -1.6 और 10 का पावर क्या, 10 का पावर -19 कूलम, ये चीज़ हमको याद रखना है। इनका द्रव्यमान, तो इनका द्रव्यमान यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, केजी में है, इसको याद रख लेना। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 से 10 का पावर -27 तक, इसको याद रख लेंगे। न्यूट्रॉन का याद रखना है तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। अब क्या है कि आप देखो, ये है -31 और ये क्या है, -27। तो प्रोटॉन का जो वजन है ना, वो इलेक्ट्रॉन से क्या है, बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, लगभग 1800 गुना ज़्यादा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर एक न्यूट्रॉन और मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को जो जोड़ोगे तो द्रव्यमान में जो चेंज आएगा वो ना के बराबर आएगा, वो लगभग प्रोटॉन जितना ही होगा। हाँ, अगर इनका आवेश को जोड़ोगे तो इसका होता है प्लस और इसका होता है माइनस, वो दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर कहीं पे आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो इस चैप्टर को बार बार या अभी तक के पार्ट को बार बार रिवाइज करके देखें। धन्यवाद।